नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर में। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं एक विशेष रिपोर्ट। महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान संपन्न हुआ। एग्जिट पोल आए, सैकड़ों एग्जिट पोल आए, हर एग्जिट पोल एक दूसरे से अलग दिखते हैं। लोग विश्लेषक के तौर पे मुझे पूछते हैं, कई लोग ये मुझे पूछते हैं कि आपका तो महाराष्ट्र में लोकसभा के टाइम पे आकलन बहुत सही था, अब आप क्या बताओगे? लेकिन मैं कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूं। ये नहीं कि मैंने पढ़ाई स्टडी नहीं किया, ये नहीं कि मैं महाराष्ट्र घूमा नहीं हूं। हजारों किलोमीटर 15-20 दिन मैंने महाराष्ट्र में लगा, गांव खेड़े में गया, गांव गांव वालों की समस्याएं पूछी। ऐसे ही हमारी टीम ने हरियाणा में भी किया था, जहां 9 मंत्री हार जाते हैं 11 में से, जहां पार्टी का अध्यक्ष हार जाता है, जहां विधानसभा का स्पीकर हार जाता है, प्रधानमंत्री की रैली में मात्र 8 से 9 हजार लोग होते हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सामने लाखों की भीड़ होती है, उम्मीदवार प्रचार करने गांव में जाते हैं तो बीजेपी के उम्मीदवार को खदेड़ा जाता है। ये वीडियो, ये वस्तुस्थिति आंखों के सामने दिखने के बाद जब नतीजे आ गए तो किसी के पास जवाब नहीं था कि नतीजे क्यों आए। सिर्फ प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोगों का हमसे बहुत विश्वास है। अरे, लोगों का विश्वास होता तो फिर 9 मंत्री नहीं हारते, पार्टी के अध्यक्ष नहीं हारते, स्पीकर नहीं हारते। ये मानो कि 5 साल तक जिनको आपने मंत्री बनाया था वो महामूर्ख थे, आपने जिसको पार्टी का अध्यक्ष बनाया था वो उस लायक नहीं था, और बहुत ही निकम्मा आदमी आपने स्पीकर बनाया था जो चुनाव हारा। कहीं तो कुछ है, इसलिए आकलन करने को डर लगता है। लेकिन एग्जिट पोल आने के पहले एक खबर आई, कांग्रेस पार्टी ने एक खबर दी, और हरियाणा में जो हुआ उसने तो आंखें खोल दी। आज कांग्रेस ने कुछ डाटा रिलीज किया। डाटा कुछ नहीं है, एक एसएमएस है, और वो मैसेज जो है वो बावरिया जो इंचार्ज थे उनको सुबह 7:30 बजे आता है 8 तारीख को, जब मत गिननी चालू हो जाती है, वोट काउंटिंग चालू हो जाता है। और वोट काउंटिंग चालू होते ही जो मैसेज आता है वो बीजेपी को कितनी सीटें, कांग्रेस को कितनी सीटें, अन्य को कितनी सीटें, यह बताता है। साथ में वो ऐसी 12-15 कॉन्स्टिट्यूंसी की लिस्ट देता है उनके नंबर के साथ, और साथ में यह बोलता है कि इन कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ भी हालत में बीजेपी जीत रही है क्योंकि यहां मशीनों में मैनिपुलेशन हो गया है। चुनाव में मतदान की गिनती के पहले यदि आपके पास पूरे नतीजे हो और नतीजे वही के वही हो, वो फिर कहता है, एक एसएमएस के बाद आखिरी एसएमएस वो कहता है कि अभी आप मुझ पे हंस रहे होंगे, जब नतीजे आएंगे तो एक भी नंबर इधर का उधर नहीं होगा। ये मैसेज किसी इनसाइडर ऑपरेटर ने दिया था जिसको पता था कि नतीजे क्या है। मैं तो जो कांग्रेस की इंचार्ज है अभी, या उद्धव ठाकरे है सेना के, या शरद पवार जी है एनसीपी के, मैं तो इनको आगाह कर रहा हूं कि सुबह देख लीजिए 23 तारीख को, कहीं आपके पास भी ऐसा एसएमएस नहीं आ जाए कि आप भले ही चिल्लाते रहे लेकिन नतीजे जो रात को आएंगे वो ये होंगे। तो क्या चीजें मैनेज होती है? क्या कंप्लेंट नहीं गई? जब मशीनों के बैटरी के ऊपर सवाल उठा तो क्या कहा? पहले स्ट्रांग रूम के बाहर लोग सोया करते थे, अब स्ट्रांग रूम से 100 मीटर दूर लोग क्यों रोके जाते हैं? वहां सीसीटीवी कैमरे रख के बोलते हैं कि आप सीसीटीवी पे निगरानी देखिए। क्या सीसीटीवी के लूप नहीं बनते? क्या स्पीड पिक्चर लोगों ने देखी नहीं है? वो तो बहुत पहले आई थी, आज से 12-15 साल पहले। यदि उस पिक्चर में ये जुगाड़ हो सकता है, आज तो उससे आगे डिजिटल दुनिया गई है। ये सारी चीजें जो है ना, जो हुई है, इसका पूरा डिटेल लेखा जोखा हमारे 2 स्तंभ जो है न्यूज लॉन्चर के, आशीष चित्रांश और अत्री जी, जो हरियाणा देखते हैं, इनके जबानी आप पूरा अकाउंट बाय अकाउंट सुनिएगा, ताकि 23 तारीख को जो हम आकलन करते हुए वैसे नतीजे नहीं आए तो समझ जाइएगा कि चुनाव आजकल कैसे जीते जाते हैं। देखिए आशीष और अत्री जी को। इस वक्त पूरे देश भर की गोदी मीडिया, जिसको खुद
अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है, वो एग्जिट पोल दिखा रही है। एग्जिट पोल से माहौल तैयार किया जा रहा है, लेकिन हम एग्जिट पोल दिखाना नहीं चाहते। अभी कुछ वक्त पहले तक हमने सोचा था कि एग्जिट पोल्स का एनालिसिस करेंगे, लेकिन ऐसी खबर हमारे पास आई, और वो खबर आई हमारे पास हेमंत अत्री जी के जरिए 23 नवंबर के रिजल्ट से पहले। बड़े चौंकाने वाली खबर है। 14 ईवीएम के हैक होने का, 14 सीटों पर हैक होने का, क्योंकि वो शब्द बोलने पर राजीव कुमार का आयोग रिस्ट्रिक्ट करवा देता है वीडियो न्यूज लॉन्चर पर, तो वैसे ही विशेष कृपा है। तो 14 सीट के हैकिंग का सबूत आया है, और इस सबूत में आगे एक कदम और बढ़ के देखते हैं। नतीजों से पहले, यानी जब वोटों की गिनती हुई, मशीन खुले, उससे पहले ही रिजल्ट। क्या आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं? हुआ है। आज हम सबूत रखेंगे, पढ़ेंगे, पूरा का पूरा जो मैसेज है, वो जो वोट की गिनती से पहले रिजल्ट आया, वो पूरा का पूरा पढ़ के सुनाएंगे, डेट टाइम के साथ। लेकिन ये सब हम बताएंगे हेमंत अत्री जी को जोड़ने के बाद। कंट्रोल रूम जोड़िए, क्योंकि हेमंत जी के ही जरिए ये खबर मिली, और जैसे ही खबर मिली तत्काल मैंने कहा कि इसको तो सामने लाना जरूरी है। ये फर्जी के एग्जिट पोल्स पर चर्चा तो बहस बेकार ही है, हम उस पर क्या एनालिसिस करेंगे? यही कहेंगे फर्जी है, फर्जीवाड़ा है, ये तो हम कहते आ रहे हैं। एग्जिट पोल्स के फर्जीवाड़े पर हम क्यों बहस करें जब चुनाव ही फर्जी हो रहे हैं? चुनाव फर्जी हो रहा है, बहस इस पे होना चाहिए। ये जो पेड मीडिया है, जिनको कई अलग अलग शब्दों से अलंकृत किया जाता है, हेमंत जी अलग शब्द से अलंकृत करते हैं, डॉगी मीडिया बोलते हैं, तो इनके बारे में हम क्यों बहस करें? जब देश का संविधान, लोकतंत्र खतरे में है, चुनावी प्रक्रिया में धांधली है, तो इनको किनारे करते हैं। आते हैं हम सीधे चर्चा पर। मैं हेमंत जी के पास जाऊंगा डीपली समझने के लिए, लेकिन जो हमारे पास स्क्रीनशॉट्स आए हैं वो पहले हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहला स्क्रीनशॉट दिखाइए जरा, मैं पढ़ के सुनाता हूं दर्शकों को, एकदम गौर से सुनेंगे, एक एक लाइन सुनिएगा आप लोग। ये पहला है, ये बिल्कुल ऊपर से नहीं आ रहा है, बिल्कुल ऊपर से अगर आए, ऊपर से मेरे पास है, मैं उससे पढ़ रहा हूं, लेकिन एक बिल्कुल ऊपर से आना चाहिए। ऊपर से, सबसे ऊपर से लिखा है, टुडेज इलेक्शन रिजल्ट विल बी लाइक दिस। टुडेज इलेक्शन रिजल्ट विल बी लाइक दिस, यानी आज का जो चुनावी नतीजा है वो इस तरीके का होगा। बीजेपी 46 to 49 आपके सामने है। आईएनसी यानी कांग्रेस 36 से 38, 36 to 38। आईएनएलडी 2 to 3 यानी 2 से 3। अदर्स 3 to 4 यानी 3 से 4। अब आप इसको नतीजों से मैच कर लीजिए, मैच कर लीजिए बिल्कुल। 49, 37 मैच करिए। दो आगे देखिए लिखा क्या गया है, द लिस्ट ऑफ सीट्स ऑन विच बीजेपी हैज सेट द फ्रीक्वेंसी इज एज फॉलोज। ये फ्रीक्वेंसी की बात हम आगे भी करेंगे। अब सीटें बताई जा रही हैं कि कहां कहां पर फ्रीक्वेंसी सेट की है भाजपा ने। कालका 1 नंबर सीट, कालका 1 जो लिखा है वो 1 नंबर सीट है। घरौदा 22, 22 नंबर विधानसभा सीट घरौदा। असंध 23, 23 नंबर सीट। राई 29, खरखौदा 30, सफीदो 35, उचाना कला 37, बाढ़रा 55, दादरी 56, महेंद्रगढ़ 69, होडल 83, बड़खल 87, गोहाना 32 और नरवाना 38। अभी भी आप समझ नहीं पाए होंगे ये पूरा खेल, अभी सुनिएगा बड़े गौर से। मैं कह रहा हूं, निवेदन हाथ जोड़ के कर रहा हूं दर्शकों से, आज सुनिएगा। These are the seats on which BJP will cheat with high frequency. Hence, you will not win even a single seat out of these seats. यानी दीज आर द सीट्स, ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी चीट करेगी हाई फ्रीक्वेंसी के जरिए, और आप इसमें से एक सिंगल सीट, इवन अ सिंगल सीट, आप इनमें से एक भी सीट नहीं जीतेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसका नेक्स्ट पेज दिखाइए। अब देखिए आगे मैसेज कंटिन्यू है, cheat with high frequency, hence you will not win even a single seat out of these seats। आगे उसके जुड़ता है, these are all manipulated seats which Congress own but
बीजेपी हैज चेंज्ड द रिजल्ट्स बाय अपलोडिंग डाटा फाइल्स इन ईवीएम। ये डाटा फाइल्स पर कई विशेषज्ञ जो आए वो चर्चा किए, लेकिन सुनने वाला कौन है जी इस दौर में। Therefore, there may be 2 to 3 seats different from the numbers given by me, but the result will be same as I have given the figures ever. यानी जो मैंने फिगर्स ऊपर दिए हैं, जो फिगर्स हमने आपको बताया था, उसमें मैसेज भेजने वाले का कहना है कि 2 से 3 सीटों का डिफरेंस पैदा हो सकता है, अंतर हो सकता है, बाकी सेम रिजल्ट होगा। ये कॉन्फिडेंस, जब ये मैसेज आएगा किसी के पास, मेरे पास आए, हेमंत भाई के पास आए, हम यकीन नहीं करेंगे कि होगा कोई ऐसे ही भेजने वाला फर्जी भेज रहा होगा। बहुत लोग घर में बैठ करके, आजकल टाइम ही टाइम है सबके पास बेरोजगारी में, तो किसी ने बनाया होगा। ये मैसेज जो मैंने कहा था, ये मैसेज है 8 तारीख सुबह 7:30, 7:30। हाँ, अब देखिए 7:30 स्क्रीन पर गौर से देखिए, 7:30 AM, यानी मशीन अभी खुली नहीं है। 8 तारीख को मशीन अभी खुली नहीं है, उस वक्त का ये मैसेज है, 8 अक्टूबर, जब मशीन नहीं खुली। उसके बाद मैसेज कंटिन्यू होता है, आगे 7:35 यानी 5 मिनट बाद मैसेज फिर आता है। अभी बताऊंगा मैसेज कहाँ आया है। I guarantee 100% that the result will be like this. You will lose the victory and no one will know how BJP won. You know this and I know how it won. ये 7:35 का है, कॉन्फिडेंस देखिए 7:35 पे। अब तक भी ये मैसेज पढ़ के मुझे लगेगा कोई होगा फर्जीवाड़ा, सुबह सुबह मूड ऑफ कर रहा है। 7:35, 7:39 पे फिर मैसेज आता है 4 मिनट बाद, आज आपको पता चल जाएगा इवनिंग को कि मैं हवा में बात नहीं करता, मैं हवा में बात नहीं करता, आज शाम को आपको पता चल जाएगा। 7:39 पर उस शख्स का कॉन्फिडेंस देखिए कि 7:39 पर, ये सारे मैसेज मशीन खुलने के पहले के हैं। कॉन्फिडेंस देखिए कि आज शाम को आपको पता चल जाएगा कि मैं हवा में बात नहीं करता। इसके बाद ये लाइन पढ़ने के बाद गंभीरता से किसी को भी लेना चाहिए कि हाँ कोई तो है, बड़ा कलेजे से बात कर रहा है। ये मैसेज किसको आया वो बता दें। हरियाणा में कांग्रेस के जो प्रभारी थे दीपक बावरिया, उनको मैसेज आया। दीपक बावरिया की सेहत के बारे में सबको पता है कि पूरे चुनाव के कार्यक्रम में वो बीमार ही रहे। दीपक बावरिया, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसकी पुष्टि दीपक बावरिया ने की है। मैं इसीलिए अभी हेमंत भाई के पास चलूंगा, मैं वक्त ले रहा हूं क्योंकि मैं ये आपको डिटेल पढ़ के बता रहा हूं। ये दीपक बावरिया के पास 8 तारीख को गिनती शुरू होने से पहले मैसेज आता है, लेकिन खराब सेहत की वजह से वो 8 तारीख को भाई साहब व्हाट्सएप देखते ही नहीं। 9 तारीख की सुबह वो देखते हैं, तब तक जो वो शख्स कह रहा है कि आपको यकीन हो जाएगा कि मैं हवा में बात नहीं करता, वो साबित हो चुका होता है कि वो हवा में बात करने वाला कोई इंसान नहीं है। इतना ही नहीं, वो शख्स यह भी कहता है, और उसका नाम इसलिए नहीं सामने लाया जाता क्योंकि उसको अपनी जान का खतरा है। उसके भी मुताबिक और दीपक बावरिया के भी मुताबिक कि अगर उसका नाम आ जाता है, सार्वजनिक हो जाता है, तो उसकी जान बचेगी नहीं। अब चलते हैं हम हेमंत भाई के पास। कंट्रोल रूम की चिट्ठी हटा दीजिए, फिर जब हेमंत भाई इसको बताएंगे तब बीच बीच में दिखाइएगा। स्वागत है हेमंत भाई, बड़े दिन बाद आप आए हैं तो बड़ा धमाका लेकर के आए हैं, और आज बड़ा वक्त सही है। और वक्त तो खैर वक्त तो नहीं सही है, वक्त तो इस देश के लिए नहीं सही है। मैं ये कह करके शब्द वापस लेता हूं कि आज वक्त सही है जब आप लेके आए। वक्त सही नहीं है, लेकिन वक्त सही करने के लिए ही ये सब दिखाना जरूरी है। इसमें सब कुछ साफ है। कुछ और सवाल हैं जिस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये हाई फ्रीक्वेंसी, ये 14 सीटों पर हैकिंग, ये सारा खेल सामने आने के बाद ये इतना डिले क्यों हुआ, कैसे ये सारा कुछ हुआ है खेल। और अगर ऐसा है तो मैं इसलिए जोड़ देता हूं कि मैंने कहा महाराष्ट्र और झारखंड 23 नवंबर का फिर इंतजार क्यों करें हम लोग, क्यों भैया, क्यों किया जाए। देखिए आशीष जी, मैं आपको पहले दिन से एक बात कहता रहा हूं कि हरियाणा का चुनाव, आप भी आए थे, सारे साथी आए थे, हम सब घूम रहे थे, किसी के भी गले नहीं उतर रहा था। और आज आपने जो ये रहस्योद्घाटन किया है, ये
ऐसी चीज है जो इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुई, और ये ऑन रिकॉर्ड की चीज है। आपको पता है काउंटिंग 8 बजे शुरू हुई थी 8 अक्टूबर को, और ये मैसेज 7:30 बजे से लेकर के 7:39 के बीच में। गजब की बात ये देखिए, मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे आते हुए फिर सारी चीजों को दर्शकों के सामने खोलूंगा। काउंटिंग शुरू होती है 8 बजे, मैसेज आता है 7:30 बजे, 7:35 पे, 7:39 पे, और जो 14 सीटें, उसकी आखिरी लाइन आपने नहीं पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि आई गारंटी यू दैट दीज विल बी द रिजल्ट्स। तो ये जो 14 सीटें आपने दिखाई हैं, ये तो रिकॉर्ड की बात है कि ये उस दिन 7:30 से लेकर 39 के बीच के मैसेजेस। मैंने जैसे ये सारी बातचीत मैंने अभी दीपक बाबरिया से, वो अहमदाबाद में है, स्वास्थ्य लाभ कर रहे, मैंने उनसे बात की, इसलिए आपसे 10 मिनट का समय भी मांगा कि मुझे कंफर्म कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे 8 तारीख को ये मैसेज आए थे, और जैसा आपने कहा व्हाट्सएप पे नहीं आए, किसी और ऐप पे आए वो, और वो उसको डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहते, हालांकि मुझे पता है, लेकिन वो मुझे भी, जब चूंकि एक सोर्स की एक गरिमा होती है, तो मैं भी उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं बीमार था, और अब वो स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में काफी बेहतर है पहले से। उन्होंने कहा कि मैंने जैसे ये तारीख 9 तारीख को देखा, मैंने तुरंत स्टेट यूनिट के साथ शेयर किया, और हो सकता है उन्होंने पार्टी लीडरशिप के साथ भी शेयर किया। इसीलिए आपने देखा कि पार्टी नेतृत्व ने उसी दिन ईवीएम का मसला उठा दिया था। उसी दिन पार्टी के टॉप लीडर शाम को 6:30 बजे चुनाव आयोग के पास गए थे। अब आशीष जी, एक पक्ष ये है, अब जो मैं आऊंगा क्रिटिकल पॉइंट, जो हमारा जर्नलिस्टों का काम है। मेरा सवाल ये है कि अगर ये दीपक बाबरिया साहब 9 तारीख को देख पाए इसको, कोई बात नहीं, जो अपने क्या नाम है इनका, जो प्रदेश अध्यक्ष है उदयभान जी, वो इस डिटेल्स को लेके अब तक क्यों बैठे हुए थे? अगर उन्होंने ये भांडा 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को अक्टूबर में फोड़ दिया होता, शायद महाराष्ट्र और झारखंड बच जाते, या चुनाव आयोग को अपने जो भी कारनामे जो जहां पर जो चल रहे हैं, उनको हो सकता है अपनी टेक्निक बदलनी पड़ जाती। तो ये जो चीज है, ये अपने आप में एक बड़ी संदिग्ध चीज है कि आप 42 दिन तक क्या कर रहे थे। और सबसे गंभीर बात मैं आशीष जी आपको बता दूं, और ये जर्नलिस्ट बड़े सारे साथियों के लिए, दर्शकों के लिए जरूरी है, आपको पता है कि कोई चुनाव जिस दिन काउंटिंग होती है, उसमें अगर आपको इलेक्शन पिटीशन में जाना है हाई कोर्ट के अंदर, तो आपको 45 डेज का दिन दिया जाता है, उससे एक दिन भी ऊपर नहीं मिलता काउंटिंग के दिन से। आज आप जब ये बात कर रहे हैं, तो टुडे इज द 43rd डे, और केवल 2 दिन बचे हैं, कल और परसों। अगर इसमें कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट में पिटीशन दायर नहीं करती है, एटलीस्ट इन 14 सीटों के ऊपर, पूरे स्टेट का तो कर नहीं सकती, आपको स्पेसिफिक होना होता है। अगर आपको इन 14 सीटों पर आपने कल 2 दिन के अंदर नहीं किया, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो पहला काम करता है, वो ईवीएम्स और वीवीपैट के रिकॉर्ड को उड़ाता है। पता है आपको इस बात का? तो ये अगर कांग्रेस पार्टी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी, और ये जो संशय पैदा हुआ, मैं तो कहता हूं ये संशय है, तो कांग्रेस पार्टी अब तक क्या कर रही है? बयानबाजी के अलावा क्या उनको ठोस धरातल पर काम नहीं करना चाहिए था? तमाम ऐसे विधायक हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पैसे जमा कराए हैं कि साहब बूथ पे हमारी मैचिंग कराइए, ईवीएम की प्लस उसकी। उनको 5 दिन का समय दिया जाता है, आपको ध्यान होगा, केवल 5 दिन का। कांग्रेस पार्टी ने वो चिट्ठी भी निकाली थी प्रदेश में, बहुत सारे विधायकों जो हारे हुए चुनाव, उन्होंने वो अप्लाई भी किया है, लेकिन अब तक आपको तो अप्लाई करने का समय 5 दिन का दिया है, और चुनाव आयोग ने और जो जिला के अधिकारी हैं, उन्होंने वो मैच आज तक भी नहीं कराई। वो पैसे किस बात के जमा कराए जाते हैं? वो पैसे मैं आपके दर्शकों के लिए फिर बता दूं, जो संदिग्ध बूथों के ऊपर जो ईवीएम थी, जिसकी काउंटिंग चैलेंज की गई है प्रत्याशी द्वारा, उसकी ईवीएम और उसकी वीवीपैट को मैच कराने का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और वो कितनी भी मशीनें हो सकती है, उसके लिए पैसा जमा कराना पड़ेगा। तो हरियाणा की तमाम हेमंत भाई, उसको जो है नाम न लेके हम लोग मशीन ही बोले, क्योंकि बड़ा तगड़ा स्कैनर है ये। खाली वहीं पर हाई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये हाई फ्रीक्वेंसी यूट्यूब तक जोड़ रखा है। आज सुबह से जो मतदान में नंगा नाच हो रहा है, हम एक भी विजुअल नहीं दिखा पाए हैं, और आपको इसलिए बता रहा हूं, ये हालत है, हम एक भी विजुअल नहीं दिखा पाए, और वही वीडियो हम अपने दूसरे चैनल पर जब डालते हैं तो चल जाता है, तो ग्रीन बिल्कुल चल जाता है। लेकिन जब न्यूज लॉन्चर पर डालते हैं, तो न्यूज लॉन्चर की भी फ्रीक्वेंसी हाई वाली फ्रीक्वेंसी जोड़े रखी है। तो इसलिए मशीन ही बोले हम लोग, कम से कम दर्शक देख पाए, तो दिखाना जरूरी है। तो ये जो आशीष जी, जो मशीन की जो बात है, उसके पैसे जमा करा रखे हैं, और उस मशीन के अंदर क्या है कि आपको तो 5 दिन में पैसे जमा करा दें। आज तो 42 दिन हो गए ना, 43 दिन हो गए, अब तक उनकी काउंटिंग क्रॉस मैचिंग क्यों नहीं कराई उनको बुला करके प्रत्याशियों को?
ये भी सवाल है ना। और उसमें दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, कि अगर लंबे समय तक ये पर्चियां रहेंगी उसमें तो वो मिट जाती है, उसका हाँ, प्रिंट इस हाँ, तरीके का है। तो ये सारा गेम वो है। इससे पहले भी एक दो स्टेट्स के अंदर इस तरह की, और खासतौर पे करनाल का अगर प्रत्याशी आपको ध्यान हो लोकसभा का, तो वहां का प्रत्याशी जो था उसने चैलेंज किया था, पैसे भी जमा कराए थे लोकसभा चुनाव के बाद। उसकी जो मुझे बताया गया है कि उसकी वो मैच नहीं कराई गई। उसको ये कहा गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप पैसे जमा कराइए, लगभग 46,000 रुपए होते हैं, उसको हम मैच करके दिखाएंगे आपके सामने, दूध का दूध पानी का पानी, यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। लेकिन वो जो प्रत्याशी था, जो करनाल का, जो मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लड़ा, उसने पैसे जमा कराए बाकायदा। जब वो मैचिंग के लिए गया तो उसको कहा नहीं, हम क्रॉस मैच नहीं कराएंगे कथित तौर पे, हम आपको इस पे डमी पोल करके दिखा देंगे। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वही डिफीट कर दिया आपने। तो ये सारा खेल क्या है, मैं दर्शक साथियों के लिए बता दूं, 14 सीटों की मशीन तत्काल सील कैसे हो सकती है, अब सवाल ये है। अब क्योंकि संशय के बादल बहुत गहरे हैं और इनका एक व्यवहारिक पक्ष है, क्योंकि ये काउंटिंग से जस्ट आधा घंटा पहले की बातचीत है, सारी की सारी ऑन रिकॉर्ड है, ये पेपर पे है, ये ऐसी हवा फर्जी नहीं। तो इस पे कांग्रेस पार्टी को अगर ज्यादा सीटों पर जो सारी हारी है पहले तो उन पे करना चाहिए, वरना तो अब सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के ऊपर ये आता है कि वो सारी की सारी जो ये सीटें जो चैलेंज करते हैं उसकी ओपन काउंटिंग करवाए ना, क्रॉस मैचिंग करवाए, और सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपकी जो क्रेडिबिलिटी जो आज सुबह से आपने अर्जित की आज सारे देश में, उत्तर प्रदेश में आपने देखा महिलाओं के ऊपर रिवॉल्वर तान रहा है दरोगा, आपने कभी लोकतंत्र के अंदर कल्पना की थी? तो ये बात मैं और आप तो लगातार कहते आए हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है, राजीव कुमार ने इस सिस्टम का ऐसा हश्र करवा दिया है कि जो इस देश को मतलब कलंक है ये लोकतंत्र के नाम पर जो सारी परिस्थितियां है। तो ये अगर दूध का दूध पानी का पानी होना है तो आशीष जी सीधी सी बात है, कांग्रेस पार्टी इन 14 सीटों पर इमीडिएट, क्योंकि ओनस इज ऑन देम नाउ, उन्होंने अब तक बहुत देर कर दी है। अगर उन्होंने ये यही सारा खुलासा 9 अक्टूबर के बाद 10 को कर दिया होता, 20 को कर दिया होता, तो महाराष्ट्र और झारखंड की कहानी कुछ और होती शायद, ऐसी अपेक्षा कर सकते हो आप। तो इनको पर अब तो यह हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी का खेल है, वहां हो सकता है कोई और टेक्निक उनके पास बहुत है खेल करने की, बहुत टेक्निक्स है। और आप देखते हैं हर एक चुनाव में अलग अलग तरीके के संशय उठते हैं, तो वो एक गेम नहीं करते, हर बार कुछ नया गेम पलट देते हैं। कहीं डेटा मैनिपुलेशन है, कहीं मशीन मैनिपुलेशन है, कहीं तमाम, आज वो देख रहे थे आप वेपन मैनिपुलेशन है, वेपन से महिलाओं के ऊपर किस लिए तुम पिस्तौल तान रहे हो भाई? आपको किसने कहा कि मुस्लिम वोटर्स का आप आइडेंटिटी कार्ड देखिए, वो ऑथराइज यू, वो बूथ के अंदर जाएगा, वो अपने आप देखेंगे अधिकारी, हु आर यू। तो और ये जो आप बाई इलेक्शन की बात है, जो यूपी में जो कुछ हुआ है वहां जनरल इलेक्शन नहीं था, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जनरल इलेक्शन में क्या होता होगा और महाराष्ट्र और झारखंड में क्या किया होगा। तो ये सारे का सारा जो घटनाक्रम है, ये देश की चुनावी प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा कलंक है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अब भी जाग जाना चाहिए, अभी भी इनको तुरंत, अगर इनके अंदर दम है तो इनको अगले 2 दिन के अंदर अंदर इन 14 सीटों पर, और प्लस जिन प्रत्याशियों ने चैलेंज किया है पैसे जमा करा करके, उन सबको इलेक्शन पिटीशन में जाना चाहिए, वरना उनको विपक्ष होने का जो दावा है वो भी छोड़ देना चाहिए। अगर जनता के जनादेश का अगर यही डकैती होनी है कथित तौर पर, तो फिर कांग्रेस पार्टी को दुकान बंद कर देनी चाहिए ना, फिर वो अपनी एनजीओ चलाएं वो, और अच्छी चलेगी उनकी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर जनादेश का सम्मान होना है तो ये अगर 2 दिन के अंदर ये पिटीशन फाइल नहीं हुई हाईकोर्ट में, तो ये सारे का सारा रिकॉर्ड तहस नहस हो जाएगा, इसको खत्म कर दिया जाएगा। केवल 2 दिन बचे हैं, परसों तक का समय है, सारे के सारी पिटीशन में जाए, इलेक्शन पिटीशन में। और इलेक्शन पिटीशन कभी भी सारी स्टेट की नहीं होती, सीट वाइज होती है वो, ऑब्वियसली उसमें समय लगता है, उसमें हो सकता है उसका फैसला तब आए जब 5 साल खत्म हो जाए, असेंबली की टर्म ही खत्म हो जाए, लेकिन वो सारा रिकॉर्ड उनको सुरक्षित रखना पड़ेगा। वो सारी मशीनें सील हो जाएंगी, वो सारी वीवीपैट सील हो जाएंगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, लेकिन एक बात है जो आपने कहा, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि जानना तो चाहिए, पिटीशन तो होना ही चाहिए, लेकिन ये नहीं है, इसमें कोई श्योरिटी नहीं कि पिटीशन होगा तो राजीव कुमार साहब वो कह देंगे कि अरे वो बाल्टी से पानी गिर गया था उसी वाली मशीन पे। और दूसरी बात जो हमने कहा, जो पर्ची निकलती है उस पर्ची की लाइफ बहुत लंबी नहीं होती है, वो पर्ची की लाइफ मिलान करते करते इतना देर कर देंगे, कहेंगे कि अब तो पर्ची मिट गई, अब साहब क्या करें, माय लॉर्ड क्या करें। आपने कभी, मैं आपको याद दिला दूं, ये खास तरह की थर्मल प्रिंटिंग होती है, थर्मल प्रिंटिंग बोलते हैं इसको।
आप बैंक में जाते हैं, एटीएम से जब पैसे निकालते हैं, एटीएम वाला तो वो 4 दिन जेब हाँ, में रखिए, 5वें दिन दिखते नहीं कितना अमाउंट था। वही खेल है ये हाँ। वही खेल है। तो हम्म। कांग्रेस पार्टी के लिए ऑल दी मोर इंपॉर्टेंट है ये कि उनको इस पे देर ना करते हुए तत्काल इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये थर्मल प्रिंटिंग है। आप देखिए उस पर्ची को जब आप मोड़ के रखते हैं जेब में, 4 दिन के बाद उस पर आपको ये नहीं पता लगता कौन से अमाउंट और कौन सा क्या। हाँ। तो ये हाई टाइम है कि कांग्रेस पार्टी को अगर अपनी क्रेडिबिलिटी स्टेब्लिश करनी है और इस पूरे जो लोकतंत्र पे डकैती और जनादेश पे डकैती की जो साजिश है कथित तौर पे, उसको अगर एक्सपोज करना है तो दिस इज हाई टाइम दैट दे शुड गो टू हाई कोर्ट, और नहीं तो उनको अपनी दुकान बढ़ा करके एनजीओ खोल देनी चाहिए। मेरा ये 2 टूक मानना है। अच्छा हेमंत भाई, एक बात और, मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ, पिटीशन में जाएंगे। पिटीशन में जाने के साथ ही मैं याद दिला दूं सबको, जो भी दर्शक देख रहे हैं, ये पर्चियों के साथ, मशीन के वोट की पर्चियों के साथ मिलान की जो याचिका थी, उस याचिका की सुनवाई आज के सीजेआई माननीय, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय संजीव खन्ना साहब ही कर रहे थे। और जब ये याचिका सुनाई गई थी तो उस पर जो ऑब्जर्वेशन था, वो जस्टिस संजीव खन्ना का ऑब्जर्वेशन ये था कि उन्होंने संदेश दिया था कि हर चीज पर डाउट नहीं करना चाहिए। ये उनका ऑब्जर्वेशन था। मैं कोट अनकोट तो भले ना बता पाऊं कि बिंदी मात्रा बदल जाए, लेकिन ओवरऑल उनका ऑब्जर्वेशन था कि हर चीज को लोकतंत्र में संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। उसी दिन हमने शो किया था कि जस्टिस संजीव खन्ना साहब, लोकतंत्र में तो हर चीज को संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। अगर संदेह की दृष्टि से न देखा जाए तो न्यायपालिका बंद हो जाए, क्योंकि पुलिस कह दे कि फला आदमी ने मर्डर किया है, तो न्यायपालिका की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि संदेह होता है कि नहीं, फला ने मर्डर किया है कि नहीं किया है। तब फिर न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पर सबूत रखे जाते हैं, जिरह होती है। ये सब नौबत तब आती है क्योंकि संदेह होता है। अगर संदेह खत्म हो जाए लोकतंत्र में तो न्यायपालिका खत्म हो जाए, फिर न कोई सीजेआई नहीं रहेंगे, अदालत ही नहीं रहेगी, क्योंकि पुलिस ने तय कर दिया कि ये फला आदमी है गुनहगार, हो गया। संदेह से ही तो प्रगतिशील समाज बनता है। तो यही माननीय संजीव खन्ना साहब हैं जिन्होंने हर मशीन में मशीन और पर्ची के मिलान की याचिका को खारिज किया था, नकार दिया था। और सिर्फ इस आधार पर नकारा था क्योंकि राजीव कुमार के आयोग ने एक हलफनामा दाखिल किया और कहा नहीं, ये मिलान की प्रक्रिया से बहुत वक्त जाया होगा। इस देश में वक्त ही की कमी है। पूरा देश खाली बैठा इंस्टाग्राम पर 8 घंटा गुजार रहा है और फेसबुक पे उस देश में बता रहे हैं वक्त की कमी है। जिस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त इतना खाली है कि शेरो शायरी लिख रहा है, उस देश में कह रहे हैं वक्त की कमी है। अरे थोड़ा 2 शेर कम लिखना, फैज मत बनो, है? फैज बनने चले हैं और कह रहे हैं वक्त की कमी है। तो हम कैसे उम्मीद करें? मैं इसलिए एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं कि पिटीशन पर तो जाएं, लेकिन क्या ये वक्त नहीं है, जैसा उत्तर प्रदेश दिख रहा है, जैसा महाराष्ट्र में दिख रहा है कि विखे पाटिल ने अपने कॉलेज के बच्चे, वो 300-300 किलोमीटर दूर उनका घर है, उन बच्चों को बना करके वोटर आईडी बनवा दिया। उस सब लाइन में लग करके विखे पाटिल के शायद दर्जन भर से ज्यादा शैक्षणिक संस्थान है, मेडिकल कॉलेज से लेके क्या क्या है। वो 4 पीढ़ियों से बहुत बड़े आदमी उस क्षेत्र में, वो राजा के समान है, वो लगवा दिया उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में, और ये जो सामने सबूत अब आप लेकर के आए हैं, क्या जन आंदोलन के अलावा, मुझे नहीं लगता मैं कि जाऊं, मैं ये मेरे भीतर की भावना है कि जाएं हम, खन्ना साहब वही खन्ना साहब है ना जो कहे कि संदेह मत करो। क्या होगा? पिटीशन करना चाहिए, क्योंकि एक्सपोज, बार बार एक्सपोज करना जरूरी है। लेकिन पिटीशन के साथ साथ क्या एक बार फिर मानस इस देश का बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है? क्या जन आंदोलन की जरूरत नहीं है? क्या एक बार फिर जेपी की तरह किसी को आगे आने की जरूरत नहीं है? क्योंकि इस देश का बहुमत आज की तारीख में एक कुंठा में है। उसको लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, कोई तो आगे आए। ये मैं समझना चाह रहा हूं। देखिए आशीष जी, सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी चीजें हैं वो अपनी जगह है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही ये व्यवस्था भी दी थी जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया कि पैसे जमा कराइए और उसकी क्रॉस मैचिंग करा लीजिए। और ये सुप्रीम कोर्ट ने ही प्रावधान किया कि आप जिस मशीन के ऊपर आपको डाउट है उस मशीन के पैसे जमा कराइए और वो क्रॉस मैच हो जाएगा। अब जो मेरे पास जानकारी है कि वो करनाल सीट पे जो कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी के, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने जब पिटीशन डाली तो उनको क्रॉस मैचिंग नहीं कराई गई, तो वो इलेक्शन पिटीशन में शायद जा रहे हैं, वो लोकसभा चुनाव की बात है। तो वो व्यवस्था भी चलो कुछ जो भी कहते हैं ना, जो भागते भूत की लंगोटी से ही,
एटलीस्ट वो ऑर्डर तो हुआ था। आप उसी ऑर्डर की उसमें जाके लाइट में और आप कहें कि साहब हमारी क्रॉस मैच करा दीजिए इमीडिएटली और रिकॉर्ड सील कर दीजिए, क्योंकि मशीन का रिकॉर्ड तो आप जब तक चाहेंगे हो जाएगा, लेकिन जो ये थर्मल प्रिंटिंग है ये तो मिट जाएगी। ये चीज समझने की है। और यही बात इसको मिटाने की, इसको अब समस्या क्या है आशीष भाई, चीज कुछ और है बेसिकली चीज क्या है कि देश के आम जनमानस को लगातार पिछले 10 साल से अगर आप देखेंगे, वो एक ठगा सा महसूस कर रहा है तमाम कारणों के चलते। उसमें तमाम संस्थान, किसी किसी का नाम लिया मैंने, राजीव कुमार तो उसके एक ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं, बाकी उसमें तमाम चीजें हैं, उसका हर चीज का नाम लेकर हम अपनी कंटेम्प्ट क्यों इन्वाइट करें, उसका कोई बहुत मतलब नहीं। लेकिन सवाल तो ये है कि जिस तरीके के परिणाम आते हैं, हरियाणा के अंदर तो धक्के आपने जितने खाए हम सब ने खाए, सारे क्या नाम है अपने एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आपको कहा था हमारी 1.5 दर्जन सीट आएंगी, वो 48 सीट लेके बैठे हुए हैं। और ये जो आपने मैसेज दिखाया है इसमें एग्जैक्टली 46 से 49 सीट है, एग्जैक्ट 46 से 49 सीट है। और कांग्रेस की भी एग्जैक्ट 36 से 38 के बीच में, वो उसकी आईएनएलडी की भी वही सीटें हैं। तो ये क्या चीज है जो मुझे बताया गया, वो ये अपने सूत्र से जब मैंने बात की इस डिटेल्स के बारे में, उन्होंने कहा कि साहब कोई व्यक्ति अंदर का था जिसको इस सारे गेम का पता था और उसकी कहीं अंतरात्मा जागी और उसको लगा कि दीपक बाबरिया से बड़ा इसमें इफेक्टिव आदमी कौन हो सकता है कांग्रेस में। तो उसने वो मैसेज, देखिए हरियाणा के किसी नेता को नहीं किया, उसने हरियाणा के प्रभारी को किया जो बीमार पड़े हुए थे। तो ये कोई चीज इतने हल्के में लेने की नहीं है। बहुत सारे लोग इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहेंगे, बहुत सारे लोग मेरी आपकी ट्रोलिंग करेंगे, जिसका उनको काम ही सुबह शाम तक वही काम है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब है वाजिब सवालों को उठाना, हर चुनाव में अलग अलग तरीके से। और मुझे लगता है बीजेपी का बुरा वक्त शुरू हो गया है। ये आइसोलेशन में मत देखिए इसको। कल जो पार्टी के टॉप लीडरशिप में से जो व्यक्ति हैं, जो अपने कांग्रेस, इसको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जो हरियाणा के प्रभारी भी थे, वो कल पैसे बांटते हुए कथित तौर पे पकड़े गए। आज तक आपने सुना है कि नेशनल पदाधिकारी पैसे बांटते हुए उसका आरोप आया, एफआईआर दर्ज हो जाए? कभी सुना आपने? और आज जो ये डिटेल्स आई हैं, 7:30 बजे का मैसेज और 8 बजे की काउंटिंग, और ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र में बहुत हुई, एक नहीं हुई, कई जगह से पैसे पकड़े गए। संजय निरुपम की गाड़ी से शिंदे का एक आदमी साठे, उसके कमरे से 2 करोड़ रुपए जी। तो पैसे तो बरसे हैं वहां पर। अब सवाल ये कि इस तरह की चीजें जो है, जो विनोद तावड़े पकड़ा जाना, इसको आप छोटी बात मान रहे हैं क्या? ये बीजेपी के बुरे दिनों की शुरुआत है। और मैं आपको ठोस जानकारी के साथ कह सकता हूं, कल जैसे ही खबर आई, मैंने 1-2 शो किए, महाराष्ट्र के कुछ साथियों से बात हुई मेरी, उन्होंने साफ साफ कहा कि विनोद तावड़े को बीजेपी के नेताओं ने पकड़वाया ये सब करते हुए। और मैंने कल खाई ये बात, क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं ओबीसी कार्ड मोदी यहां पर ना खेल दे, कल को अगर सरकार बढ़े और तावड़े की दुकान जम गई अगर। और दूसरा एक विरोधी खेमा ऐसा दिल्ली में भी है, उनको लगता है कि कहीं ओबीसी के चक्कर में नड्डा का तो कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो उनको दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बना दिया जाए। तो उस सारी लार्जर कॉन्स्पिरेसी का भी हिस्सा है। तो ये केवल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का सवाल नहीं, सवाल है कि एक तथ्य सामने आया है, कांग्रेस पार्टी पहले ही बहुत देर कर चुकी है, 43rd डे आज ऑलरेडी है, उनको बिना एक पल भी गंवाए हुए, इसके लिए उनके पास वकीलों की पूरी फौज है। उनको तत्काल अब तक जाना चाहिए था, मैं तो कहता हूं इससे पहले जाना चाहिए था, इतना समय नहीं लेना चाहिए था। और जो आज भी जो ये अपने उदय भान लेकर के आए हैं, ये किस चीज का इंतजार कर रहे थे? इन्होंने पिछले महीने 9 तारीख को इनके पास जानकारी आई, अगले 2 दिन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, कम से कम महाराष्ट्र और झारखंड तो बच जाता। तो ये भी मैं एक तरीके से लापरवाही मानता हूं। और कांग्रेस पार्टी के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं की सिचुएशन है, ना केवल कांग्रेस पार्टी के लिए, जैसा आपने कहा, पूरे विपक्ष के लिए, पूरे जनतंत्र के लिए, मान के चलिएगा। और इस पूरे घटनाक्रम में जो कुछ ये सामने आ रहा है, एक बात बड़ी तय मानिएगा, अगर इस सारे हालात में जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार होते हुए भी 2 साल से मुंबई महापालिका का चुनाव नहीं करा पाई, सत्ता में होते, मतलब समझिए उसका क्या है कि उनको पता है ग्रास रूट पे रियलिटी क्या है। और अगर वो कल को हरियाणा की तरह, हरियाणा मॉडल से अगर वो सरकार में आ गए, तो जनतंत्र में किसका विश्वास बचेगा? नायब सिंह सैनी ने क्या कहा था काउंटिंग से पहले दिन, कि हम वैसे ही जीतेंगे जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीते थे। वो जीत गए, हरियाणा जीत गए ना, वो अब सामने खुल रहे हैं कागज। और वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में क्या कहा कि विपक्ष ऐसे ही कर रहा है, जैसे हम हरियाणा में जीते हैं वैसे ही जीतेंगे। तो हर जगह एक नया मॉडल, उसको अपग्रेड कर दिया जाता है। आपने जो कहा, मैं उस बात से 100% सहमत हूं कि अगर देश का तंत्र अब नहीं जागता है,
तमाम संस्थाएं, तो फिर उसके लिए दो ही चीजें बचेंगी, जन आंदोलन और सड़कों पे आना। इससे बेहतर ये होगा कि श्रीलंका की कोई स्थिति बने दुर्भाग्य से, या बांग्लादेश वाली स्थिति बने, ये लोग जाग जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान उनसे कहीं बड़ा देश है, कई सौ गुना उनकी आबादी है हमारी। ऐसी स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं होगी, और भारतीय जनता पार्टी और इनका जो पूरा संगठन है उसके लिए भी अच्छी नहीं होगी। बेहतर यह है कि विपक्ष अपना काम करे और तथ्यों के आधार पर जो जितने भी हमारी संस्थाएं हैं उन केसेस की भी सुनवाई करे, मेरिट्स पे भी करे। मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर आपको 5% वीवीपैट की ही रैंडम काउंटिंग करानी है तो आपने 100% वीवीपैट क्यों लगाई क्यों? हर मशीन के साथ क्यों लगाई आपने? आप 5% से ही लगा देते। आपने हजारों करोड़ रुपए वीवीपैट पे खर्च कर दिया और फिर उसको काउंट भी नहीं करना, तो क्या आईवाश करना चाहते हैं आप? ये तो एक सवाल है ना, एक बेसिक सवाल है, एक लेमैन के नाते पूछ रहा हूं। मैं आखिर में आपको बताऊं, इसका ये पर्ची के मिलान का खेल मुझे काउंटिंग का हिस्सा रहे, कुछ लोगों ने बताया ऐसा कि जो मशीन में जहां पर 5% मिलान होना होता है ना, वहां पर भी जिसका मिलान होना है उसको रख दिया जाता है बाद के लिए। मान लिया कि 5 मशीनों का मिलान होना है, 5 मशीनों में 6000 वोट है, 1200 के हिसाब से 6000 वोट है, उनको रख दिया जाता है बाद के लिए। जब वो 5 मशीनें बचती हैं और उस वक्त जैसे प्रत्याशी जो जीत रहा है, उस समय लीड कर रहा है, उसका अंतर मान लिया कि 8000 का है, 9000 का, तो उस समय अंदर पता है ऐसे एकाएक जैसे कहते ना कि ऐसा एकाएक वो बोलो अरे यार अब क्या मिलाना है यार, 8000 का 9000 का लीड है, 6000 तो है। वो लीड कवर करने के लिए नहीं है, वो तो ट्रांसपेरेंसी के लिए है कि आपने ट्रांसपेरेंट करवाया है कि नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं कि नहीं, आपने कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं किया, कोई धोखाधड़ी तो नहीं किया, इसके लिए। लेकिन जब वो 8-9 हजार का डिफरेंस, 10,000 का, 12,000 का, 20,000 का, मैं कहता हूं 2 लाख का डिफरेंस हो, तो भी वो 5 मशीनें मिलाई जानी चाहिए, क्योंकि वो 2 लाख का डिफरेंस को वेरीफाई और जस्टिफाई करने के लिए ही तो मिलान है। 2 लाख का है तो मतलब क्या? अगर उस 5 मशीन में मिसमैच हो गया तो 2 लाख का लीड वो पानी में गया, वो रद्द होगा चुनाव। लेकिन ये नॉर्मली मैं काउंटिंग का हिस्सा रहे, ये बड़ी बात बता रहा हूँ, काउंटिंग का हिस्सा रहे, कुछ लोगों ने बताया कि एक ऐसा ट्रेंड चलता है कि उसको रख देते हैं कि बाद में इसको मिलाएंगे, ये मिलान का काम है बाद में करेंगे, और उससे पहले लीड ज्यादा हो जाती है, कहते हैं अब क्या मिलाना है, तो वैसे ही खत्म। तो जो प्रत्याशी ट्रेल कर रहा होता है वो भी, ये तो देश कैसा है आप जान ही रहे हैं, वो भी कहता है अरे खत्म है खेल, अब क्या, वो तो खुद ही उसका मुंह लटका होता है, मनोबल टूट चुका होता है, कहता है जाए यार छोड़ो क्या मिलाना, जब इतना पीछे है तो 6000 वोट लेके ही हम क्या करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल, ये सब साइकोलॉजिकल गेम है। ये बड़े मास्टर माइंड जो है बैठे हुए, ये जो कहते हैं कि फलाने चाणक्य है, फलाने चंद्रगुप्त है, ये सब इसी में दिमाग लगाते हैं, और कहाँ दिमाग लगाते हैं। और रही बात, आपने कहा कि इतनी बड़ी लीगल टीम है, फौज है, उसको 2 दिन बचा है, कर लेना चाहिए। अभी किसी, मैं क्यों नाम लूं, लेकिन अगर किसी बड़े नेता पर अभी हम टीका टिप्पणी कर दे तो अब कल पूरा लीगल टीम एक्टिव हो जाएगी, सब नोटिस वोटिस बनाने लगते हैं तुरंत। जबकि अगर इनके नोटिसों पर अड़ जाए और हम लोग लड़ते रहे ना, तो इनका मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और हम लोग के तो जब नौबत आएगी तो लड़ेंगे ही। तो लेकिन उस समय एक्टिव हो जाते हैं ये, जब पार्टी डूब रही है तब नहीं है एक्टिव है, इतनी बड़ी लीगल टीम लेके, फौज लेकर के, तब एक्टिव नहीं है। खैर, चर्चा को खत्म करते हैं। विनोद तावड़े पे आपने कहा तो आखिर में मुझे भाऊ का एक स्टेटमेंट याद आ गया। कल जब तावड़े पे सब लोग चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने एक अलग एंगल दिया, कहा नहीं भाई बुराई नहीं होनी चाहिए कि इतने बड़े नेता महासचिव ये पैसा बांटने के मामले में पकड़े गए। यही तो, इसीलिए तो पार्टी में डिफरेंस है कि कोई बड़े से बड़ा नेता कोई छोटे से छोटा काम भी हो करने के लिए तैयार रहता है, ये नहीं सोचता कि इतना छोटा काम मैं क्यों करूं, मैं राष्ट्रीय महासचिव। वो छोटे से छोटा काम करने के लिए भी तैयार रहता है। लेकिन तो वो ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो जो आज का स्कीम ऑफ थिंग्स है वो सबसे महत्वपूर्ण काम है। सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण काम है वो। अगर आप उसमें जिम्मेदार फोटोग्राफ देखेंगे, जो फोटोग्राफ दिखाए नहीं मैंने आज, वो देखा आप स्तब्ध रह जाएंगे। स्टार होटल के अंदर मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग रूम में, और उसकी सीढ़ियों में सैकड़ों गरीब महिलाएं बैठी हैं। वो उनसे रणनीति की चर्चा करने आए थे क्या? वो फोटो में आप देख के हैरान रह जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो धर्मनिरपेक्षता के नए आयाम गढ़े, जो नए आयाम गढ़े,
और विपक्ष के नेताओं की एआई से आवाज बढ़ा करके जिस तरीके से वो दिखाया, वो भी एक अपने आप में कमाल था। तो इसमें तो देखिए आशीष जी, एक ही लाइन की बात है, अगर इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को जिंदा रहना है तो उनको अपनी भूमिका समझनी पड़ेगी और उनको इस संकुचित सोच से बाहर आना पड़ेगा कि हम ईवीएम का विरोध करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग समझ चुके हैं कि उनके जनादेश पे डकैती हो रही है। हाँ। जब तक राहुल गांधी और ये सारा विपक्ष सड़कों पर नहीं आएगा, ये ऐसे ही सारे अलग अलग पिटेंगे। आज वहां कोई हार गया, कल वहां कोई हार गया, तीसरा कोई और हार गया। ये चीज जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। और लड़ाई केवल एक बात की होनी चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, नंबर 1, नहीं तो वीवीपैट की 100% मैचिंग हो। 100% मैचिंग। और इस मामले में ड्रामा बंद कीजिए, बंद करिए। और इस मामले में एक ही नेता का विजन क्लियर है। हालांकि अभी लड़ाई वो भी नहीं कर रहा है, लड़ रहा है पूरी तरह से, लेकिन विजन एक ही का क्लियर है और सबका क्लियर होना चाहिए। एक ही नेता का विजन क्लियर है। इस बात को मैं कई बार कोट किया कि लोकसभा में जब पहली बार खड़ा हुआ वो शख्स अखिलेश यादव, तो अखिलेश ने कहा कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत जाऊंगा, ये स्टेटमेंट था, 80 के 80 भी अगर मैं जीत जाऊंगा, समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, तब भी मुझे इस मशीन पर भरोसा नहीं होगा। तो इस लेवल की क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आज हम जीत गए, मान लिया एक स्टेट हिमाचल जीत गए, छोटा सा स्टेट, तो फिर मीठा मीठा गप, खुश हो गए, नहीं नहीं सब ठीक है, अब नहीं सवाल उठाएंगे, अब 6 महीने चुप रहेंगे, 6 महीने बाद जब हारेंगे तब सवाल उठाएंगे ना। ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम क्लीन स्वीप कर दें, हम सब सीटें जीत जाएं। भाई 80 बोला ना कि 80 लोकसभा 80 जीत जाएंगे अगर हम पूरी सब, तो भी हमको इस मशीन पे यकीन नहीं है। ये जब तक विजन इतनी क्लियरिटी नहीं होगी तब तक ये लड़ाई नहीं मुमकिन है। तो पहले विजन क्लियर करिए और फिर लड़िए। हमें इजाजत दीजिए, हम तो जितना लड़ सकते हैं लड़ ही रहे हैं और बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि लड़ रहे हैं क्योंकि दायित्व तो है पत्रकार के रूप में हमारा, तो लड़ रहे हैं। हेमंत भाई जहां जहां इनको बुलाया जाता है वहां वहां तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। इजाजत दीजिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बड़ी खबर लेकर के जनता को समझाया। धन्यवाद, नमस्कार।